नमस्कार। मैं आज जो रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, इसे महाकवि कालिदास ने लिखा है। भारतीय साहित्य के सूर्य, भारतीय संस्कृति के रीढ़ और भारतीय दर्शन के आत्मा महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत को संस्कृत में लिखा है, जिसे मैंने सुगम हिंदी में बहुत ही सरल और सरस लिखने का प्रयास किया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। मेघदूत का नायक यक्ष कुबेर के यहां नौकरी करता था और उसका काम सुबह सुबह मानसरोवर से कमल के ताजे फूल कुबेर के लिए लाना था। महाराज कुबेर उन ताजे फूलों से भगवान शिव की अर्चना करते। महाराज कुबेर अलकापुरी के राजा थे। अलकापुरी राज्य कैलाश मानसरोवर से सटा हुआ राज्य था। जैसा नाम से ही मालूम है कि वो राज्य कितना धनी होगा जिसके राजा कुबेर थे। वहां की प्रजा कितनी धनी होगी, कितनी समृद्ध होगी जिसके राजा कुबेर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोने की लंका भी महाराज कुबेर ने ही अपने बिहार के लिए समुद्र में बनवाया था। बाद में उसे रावण ने ले लिया। यह एक अलग कहानी है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यक्ष मानसरोवर से ताजे कमल का फूल लाता और महाराज कुबेर उन फूलों से भगवान शिव की अर्चना करते। लेकिन इसी बीच यक्ष की शादी हो जाती और सुहाग रात्रि के दिन यक्ष अपनी नवविवाहिता में इतना अनुरक्त हो जाता है कि सुबह देर से उठता है। उत्तर दिश गिरिराज हिमालय, उस पर थी अलकापुरी राजधानी। यक्षराज प्रभुपति कुबेर के अप्रतिम अद्वितीय धन धानी। यक्षराज कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी कितनी समृद्धि रही होगी, अलकापुरी के लोग कितने समृद्ध रहे होंगे, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते। एक यक्ष था सेवक उनका, काम था निस दिन लाना हो, मानसरोवर से तरोताजा प्रभु पूजा के सब अनुकूल। यक्ष का काम मानसरोवर से रोज कमल के ताजे फूल लाना था और महाराज कुबेर उन फूलों से भगवान शिव की अर्चना करता। इसी बीच वो हुआ विवाहित, नवविवाहिता में अनुरक्त, रात्रि सुहाग में भूल गया वो, समय से लाना फूल प्रयुक्त। इसी बीच यक्ष की शादी हो जाती है और सुहाग रात के दिन वह अपनी नवविवाहिता में इतना अनुरक्त हो जाता है कि सुबह फूल लाना है, फूल लाना है और सुबह देर से उठता है। इसी बीच वो हुआ विवाहित, नवविवाहिता में अनुरक्त, रात्रि सुहाग में भूल गया वो, समय से लाना फूल प्रयुक्त। और जब वह
समय से फूल लाना भूल जाता है तो रात के बासी फूलों को उठाता है और अफरा तफरी में जल्दी जल्दी महाराज कुबेर के पास पहुंचता है। सुबह सुबह अफरा तफरी में बासी फूल पहुंचाया, फूल देख राजा कुबेर को बहुत तीव्र गुस्सा आया और वह अफरा तफरी में कल के बासी फूलों को उठाता है और जल्दी जल्दी महाराजा कुबेर के पास पहुंचता है। महाराजा कुबेर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वह देर से आता है और उसके हाथ में वो बासी फूल देखते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। दिया दंड फिर महाकुपित हो, दक्षिण में भेजा बहुदूर, रामगिरी नामक पर्वत पर पत्नी विरह को किया मजबूर। और जब महाराज कुबेर क्रोधित होते हैं और उससे देर आने का कारण पूछते हैं और जब कारण जानते हैं तो वह उसे दंड देते हैं और उसे 1 साल के लिए रामगिरी पर्वत पर भेजते हैं। रामगिरी पर्वत महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर के उत्तर में पड़ता है। अब कहां? अलकापुरी, हिमालय में, और वहां से उसे सीधे रामगिरी पर्वत पर भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 1 साल वहीं रहना पड़ेगा। दिया दंड फिर महाकुपित हो, दक्षिण में भेजा बहुदूर, रामगिरी नामक पर्वत पर पत्नी विरह को किया मजबूर। ललित मनोहर वृक्षों से आश्रम उसका था घिरा हुआ, जहां नहाई थी सीता मैया वो भी सरोवर था भरा हुआ। यक्ष रामगिरी पर्वत पर आकर अपना आश्रम बनाता है। उसका आश्रम ललित मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ होता है। वह आश्रम उसी जगह पे बनाता है जहां अपने वनवास के दिनों में भगवान राम और सीता अनुज लक्ष्मण के साथ कुछ दिन रहे थे और वहां एक सरोवर था। वह वही सरोवर था जिस सरोवर में माता सीता मैया स्नान की थी। ललित मनोहर वृक्षों से उसका आश्रम था घिरा हुआ, जहां नहाई थी सीता मैया वो भी सरोवर था भरा हुआ। कुछ दिन बीते पत्नी वियोगी, अति दुर्बल हो कृष काया, इतना दुर्बल कि हाथ कड़े गिर गए खिसक ना सुधियाया। कुछ दिन यूं ही बीतता है और वह पत्नी वियोग में इतना दुर्बल हो जाता है कि उसके हाथ के कड़े खिसक कर कब गिर जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। कुछ दिन बीते पत्नी वियोगी, अति दुर्बल हो कृष काया, इतना दुर्बल कि हाथ कड़े गिर गए खिसक ना सुधियाया।
वह पत्नी वियोग में इतना दुर्बल हो जाता है कि उसके हाथ के कड़े खिसक कर गिर जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। बरसा ऋतु पूर्णिमा आषाढ़ में, देख मेघ पर्वत लिपटे, जैसे गज तिरछे दांतों से शिखर कुरे दे पर कोटे। इसी बीच वर्षा ऋतु आ जाती है और वर्षा ऋतु में मानसून के बादल दक्षिण से उत्तर की तरफ से जा रहे होते हैं और मानसून के बादल रामगिरी पर्वत से होकर पर्वत की चोटियों से लिपटकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथी अपने तिरछे दांतों से पर्वत की चोटियों को कुरेदता हुआ निकल रहा है। वर्षा ऋतु पूर्णिमा आषाढ़ में, देख मेघ पर्वत लिपटे, जैसे गज तिरछे दांतों से शिखर कुरेदे पर कोटे। जैसे कोई हाथी अपने तिरछे दांतों से पर्वत की श्रृंखलाओं को कुरेदते हुए निकल रहा है। अश्रु दबाए जैसे तैसे, यक्ष खड़ा सोचता रहा, प्रेमी से बिछड़े बिहवल हो, मेघ घटा देखता रहा। अपनी आंखों में अश्रु दबाए हुए यक्ष उन जाते हुए मेघ को देखता है और मेघ को जाते हुए देखते हुए वह सोचता है। अश्रु दबाए जैसे तैसे, यक्ष खड़ा सोचता रहा, प्रेमी से बिछड़े बिहवल हो, मेघ घटा देखता रहा। वह अपनी प्रेमिका से बिछड़े हुए उन जाते हुए बादलों को देखता है। वे काले मानसून के मेघ जो पहाड़ की चोटियों से होकर गुजर रहे हैं। पागतिमान मेघ को उसने संदेशा देना चाहा, पागतिमान मेघ को उसने संदेशा देना चाहा। कुटज फूल से अर्घ्य दिया, फिर बड़ी प्रीत से व्यथा कहा। वह आषाढ़ के जाते हुए बादलों को देखता है और वो ये देखता है कि वो दक्षिण से उत्तर की तरफ गतिमान है। उनकी गति देखकर उसे लगता है कि वह इनको अपना संदेश दे सकता है। और जब यह विचार उसके मस्तिष्क में आता है तो वह कुटज के फूलों से बादल की पूजा करता है, उनके अर्घ्य देता है और बड़े ही प्यार से मेघ को अपनी व्यथा सुनाता है। और यहीं से मेघ के संदेश का एक महायात्रा शुरू होती है। जब मेघ यक्ष का दूत बनता है, मेघदूत यहीं से शुरू हो जाती है। पागतिमान मेघ को उसने संदेशा देना चाहा, कुटज पुष्प का अर्घ्य दिया,
फिर बड़ी प्रीत से व्यथा कहा। कुटच के फूलों से वह बादल को अर्घ देता है और बड़े ही प्यार से उसे अपनी व्यथा सुनाता है। आओ आओ खनियारी रे बदरिया, मोरा संदेशा लेते जा रे बदरिया। वह मेघ से बोलता है, आओ आओ घनियारी रे बदरिया, मोरा संदेशा लेते जा रे बदरिया। और यहीं से यक्ष का संदेश शुरू होता है और मेघ की दूत के रूप में यात्रा शुरू होती है और महाकवि कालिदास का कालजयी रचना मेघदूत शुरू होती है। तो इस मेघदूत की यात्रा में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिए।